एक दाने से अनेक दाने पैदा करने वाला किसान कर्जदार की है और 1 किलो गेहूं से 950 ग्राम दलिया बनाने वाली कंपनी मालदार की है। ये दुनिया का कौन सा अर्थशास्त्र है? इस सब के बावजूद आप कहेंगे खेती में पैसा है? मैं ये कहूँगा कि खेती में ही पैसा है। सम्मानजनक पैसा कमाने का यदि कोई अर्थशास्त्र कहीं है तो वो खेती है। मोनोक्रॉपिंग से सर लोग को समझा सकते हैं कि मिट्टी को क्या होता है? एक फसली खेती से जमीन की पोषण क्रिया पूरी नहीं होती। किसान को काम करने में आराम मिलता है, उस किसान को तो सुविधा मिली लेकिन जमीन कंगाल होती चली जाए। जैसे मल्टीपल बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं ऐसे जमीन के अंदर होते हैं। यदि मेरे खेत में 10 फसल हैं तो 10 फसलों के अवशेष किसको मिलेंगे? मिट्टी को मिलेंगे। और जब 10 फसल काम करेंगी तो 10 फसल जो डिमांड करती है उतने बैक्टीरिया भी होंगे। मेरे खेत में बैक्टीरिया भी है, केंचुआ भी है, झिंगुर भी है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं। एकदम। पद्मश्री मिलने के बाद कैसा फील होता है? मतलब ये सबसे ऊपर वाला सम्मान एक प्रकार से होता है। सम्मान तो पहले भी जारी था लेकिन किसानों को इसमें लिया गया तो मैं तो इस सम्मान का बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। सर इतना जब ये बड़ा विज्ञान है तब हमारे देश में किसान को वो इज्जत और पैसा क्यों नहीं मिलता है? इसे नहीं मिला कि किसान पद्मश्री भारत भूषण त्यागी सर, प्रणाम जी एंड शुक्रिया हमारे साथ इतना टाइम देने के लिए। काफ़ी अलग अलग वीडियो हम आज शूट किए हैं। सबसे पहले सर मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि पद्मश्री मिलने के बाद कैसा फील होता है? मतलब ये सबसे ऊपर वाला सम्मान एक प्रकार से होता है, एक प्रकार का। देखिए, इसके लिए तो मैं एक बहुत बड़ी बात कहूँगा कि भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, इस समय उनको देश में एक विजन उनके सामने स्पष्ट हुआ कि ऐसे काम, ऐसे लोग जो देश राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं उनको चिन्हित करना सरकार का काम था। ये सम्मान तो पहले भी जारी था लेकिन किसानों को इसमें लिया गया और ऐसे व्यवहारिक जिंदगी जीने वाले लोगों को लिया गया जो किसी भी कला से कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए अर्पित है। तो मैं तो इस सम्मान का बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ। पूरे भारत सरकार का भी साधुवाद देता हूँ और ये भी कहूँगा कि ये किसान को सम्मान मिला है तो किसानों की जो परिस्थितियाँ हैं उनको दूर करने में हम लोगों की क्या भागीदारी होगी इसके लिए मिला है। बिल्कुल। हाँ। आजकल सर भारत में जैविक खेती के बारे में बहुत सारे चर्चे चल रहे हैं। आपका ऑलमोस्ट 30 साल का अनुभव है जैविक खेती में। कई सारे लोग कहते हैं जैविक खेती में उत्पादन नहीं आता है, कई सारे लोग कहते हैं जैविक खेती में महंगाई बहुत है। बहुत सारे मतलब अलग अलग विचार हैं इस परिचय पे। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा बेसिक से एकदम। जैविक खेती शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, ये बहुत ही सुंदर विषय है और आज के परिदृश्य में इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती की दिशा में भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे सवाल लोगों के मन में उठते हैं, पर सवाल वो नकारात्मक ना हो और वो सभी लोग मिलकर इसको एक राष्ट्रीय अभियान का रूप दें। इसलिए हमको जैविक खेती की समीक्षा करना जरूरी है। तो आपका सवाल यहाँ से शुरू होता है कि भारत में जब 2000 मतलब 21वीं सदी जब शुरू हुई थी तो 2003-4 के आसपास में बाहर से कुछ सूचनाएं आने लगी थी कि भारत को भी अब जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। उस समय ये दुनिया में तो इसका नाम ऑर्गेनिक फार्मिंग है लेकिन भारत में जैविक शब्द का जो सोच समझकर यहाँ के जो बहुत सारे अच्छे लोग थे उन्होंने तय किया कि जैविक खेती का नाम दिया जाए और भारत में जितनी भी परंपरागत तरीके हैं रसायन मुक्त खेती के उन सबको इसमें सम्मानजनक तरीके से संकलित किया जाए। बायो फर्टिलाइजर की पहले एक हमारे यहाँ डिवीजन थी, उसी को जैविक खेती कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम के नाम से उसको खेती केंद्र के नाम से स्थापित किया। गाजियाबाद में इसका ऑफिस है। अब घटना यहाँ से घटती है कि धीरे धीरे जैविक खेती में क्या था कि जो रासायनिक इनपुट डालने का जो किसानों को अभ्यास है उसके विकल्प में किसानों को दूसरे इनपुट बनाने की ही ट्रेनिंग दी जाती रही। कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, हरी खाद कैसे लगाएंगे। तो इन सब का पीछे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था वो कमजोर था। कमजोर इसलिए था कि जैविक खेती की संरचना और रासायनिक खेती की संरचना में मूल अंतर है। इसलिए वैज्ञानिकों को ये बात समझनी थी कि जैविक खेती जीवाणु और मिट्टी के कार्बन का एक खेल है और रासायनिक खेती में ना कार्बन की जरूरत है और ना जीवाणु की जरूरत है। वहां तो बाहर से लाकर डालना है और वो
उत्पादन लेना है। तो जो वैज्ञानिक रासायनिक खेती पढ़ा है वो वैज्ञानिक जैविक खेती में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन को यूरिया के कट्टे की तरह ही तोलेगा कि कितने किलो में कितने परसेंटेज, फिर कितना कितना गोबर, कितनी मात्रा, कितना कंपोस्ट, कितना वर्मी कंपोस्ट। तो ये जो तोलने का तरीका था ये बिल्कुल गलत था। क्योंकि जैविक खेती में जो इसकी पूरी अंतर्राष्ट्रीय सूचना थी उसमें ये तरीका था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ऑन फार्म इनपुट के तरीके होंगे, अर्थात मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है, मिट्टी के अंदर के जीवांश कार्बन को बढ़ाते हुए उसकी जीवांश की प्रक्रियाएं जो हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी है, उसको बढ़ाना है। यदि ये दोनों चीज बढ़ती हैं तो उसके एक पैरामीटर आ जाता है कि उसकी CN ठीक हो जाती है, उसका EC ठीक हो जाता है, उसका pH ठीक हो जाता है, माने मिट्टी तंदुरुस्त हो गई। तो तंदुरुस्त मिट्टी के दिशा में बढ़ते हुए हम उत्पादन लेंगे। लेकिन उत्पादन के कोई प्राकृतिक नियम तो इसमें थे नहीं, तो रासायनिक खेती की तर्ज में ही हमने इनपुट बदलकर रासायनिक जैविक खेती करना चाहा। बात स्पष्ट हुई? जो रासायनिक खेती के तरीके थे, लागत लगाकर खेती करना, वही हमने लागत बनाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कंपोस्ट खाद बनाए, तरल खाद बनाए, बैक्टीरिया प्रयोग किए। उनसे जब हम उत्पादन लेने के लिए गए तो जमीन में कार्बन था नहीं, तो जमीन का कार्बन पूर्ति कैसे होगा, जमीन की pH वैल्यू कैसे ठीक होगी, जमीन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे ठीक होगी, भौतिक और रासायनिक संरचना कैसे ठीक हो, इसका कोई विज्ञान तो था नहीं। तो ऐसी स्थिति में लगने लगा कि हमारे पास इतना कंपोस्ट नहीं है, इतना खाद नहीं है, लेकिन ऐसा था नहीं। हम बराबर ये बात कहते रहे। 1997 के बाद तो हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में ये कहा कि जैविक खेती में भी किसी प्रकार के खाद की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल इनपुट, कोई भी जरूरत नहीं है। जरूरत है प्रकृति के सिद्धांतों में जमीन अपना खाद, जमीन अपनी उर्वरता को, जमीन अपनी सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे विकसित करती है, समृद्ध करती है, उनसे काम लेती है, ये विज्ञान हमको समझने की जरूरत थी। और जब मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद के आधार पर हम लोगों ने प्रकृति के सिद्धांतों को समझा तो पता लगा ये तो खेती क्या जमीन का काम है। जमीन पूरकता में पेड़ पौधों के साथ काम करती है, पेड़ पौधे गल सड़कर जमीन की उर्वरता को बढ़ाते हैं। और इसमें जो कीड़े मकोड़े, जितने भी पशु पक्षी हैं, उनके सब जो पसीने की गंध है, उनका जो अवशेष है, उनका जो भी उनका खान पान है, रहन सहन है, वो सब प्रकृति की व्यवस्था में भागीदारी करता है, अर्थात वो नियंत्रण का काम भी करता है, संतुलन का काम भी करता है। तो प्रकृति में नियम भी है, नियंत्रण भी है, संतुलन भी है, कोई बीमारी नहीं है, कोई संकट प्रकृति में नहीं है। ये बात हमको 5-6 वर्ष के अध्ययन से समझ में आ गई। जब ये बात समझ में आई तो हमने जैविक खेती का तरीका बदल दिया। अब हम किसी भी प्रकार की लागत से जैविक खेती नहीं करेंगे, कोई लागत बाहर से, कोई लागत नहीं लगा, लागत शब्द को ही हटा देंगे। हम समझकर खेती करेंगे। खेत खाद कैसे बनाता है, खेत में कीड़े बीमारियों का नियंत्रण कैसे होता है, खेत में खरपतवारों का नियंत्रण कैसे होता है, अर्थात जो किसानों की समस्याएं थी वो समस्या तो मेरी भी थी, तो उनका हल क्या होगा। दूसरी समस्या ये थी कि हम केवल लागत आधारित खेती करते हुए यही फंस गए कि हमको उत्पादन करना है, लेकिन हमको तो आमदनी भी करना है। तो हमारे पास तो बड़ा संकट यही था और सवाल भी था कि रासायनिक खेती में जो उत्पादन बढ़ा है उससे किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है। तो यहां से हमारी 1987 में शुरुआत हुई। कब? 1987 में, ऑलमोस्ट 40 साल। हाँ, तो उस 87 में शुरुआत होकर हमने नाना प्रकार के तरीके अपनाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आप शुरुआत से ही जैविक खेती कर रहे थे? शुरुआत से ही रसायन मुक्त खेती के अनेक तरीकों को प्रयोग करता रहा। केमिकल फार्मिंग आप किए थे? मैंने 800 साल पहले केमिकल फार्मिंग किया। उसमें क्या अनुभव था आपका? 76 से लेकर 89 तक, 76 से लेकर 85 तक। अच्छा, 76 to 85 ये मेरा रासायनिक खेती का दौर है। अच्छा, जिसमें उत्पादन बढ़ा, प्रतिष्ठा बढ़ी, लोग अच्छा सम्मान करते थे, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी थी? नहीं, यही तो गैप आया। आज भी मैं किसानों से ये बात कहता हूँ कि हम खेती का हिसाब लिखते नहीं, जमीन को हम नापना जानते नहीं, क्या खर्चा लगाया, क्या आमदनी निकली। जब हमारे पास यही हिसाब किताब नहीं है तो हम आमदनी की तरफ कैसे बढ़ेंगे। ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक नई लहर उनके संस्कार से उठी है पूरे देश में। 2015 के बाद ही देश में किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी, हम
टिकाऊ खेती कैसे करेंगे, लीनियर इकोनॉमी को सर्कुलर में कैसे बदलेंगे, मिशन लाइफ के साथ में हम अपने पर्यावरण स्वास्थ्य को कैसे बचाएंगे। ये चर्चा आप पहले देखिए, इससे पहले नहीं थी, चर्चा होती होंगी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा जो बनी है ये सन 2014 के बाद ही बनी है। मैं तो ये भी कहूंगा कि जैविक खेती तो पहले से जैविक खेती कार्यक्रम की स्थापना हुई, लेकिन जैविक खेती का पहला पायलट प्रोजेक्ट भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रारंभिक काल में ही बना। पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम तय किया गया, किसानों को निःशुल्क प्रोग्राम चलाया जाएगा। ये देश में इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हुए हैं कि जिनकी किसानों को आज भी सूचना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी भी जैविक और प्राकृतिक के बीच में युद्ध कर रहे हैं। प्राकृतिक कुछ होता ही नहीं है। देखिए, प्राकृतिक में ये मंशा ठीक लगती है कि हम जैविक खेती में जो बाजार के द्वारा अनियमितताएं बढ़ती गई, बाजार के द्वारा जो असंतुलन पैदा हुए, चाहे वो पैसे को लेकर हुए, चाहे वो नकली दवाइयों को लेकर हुए, चाहे वो कोई भी तंत्र हुआ। जैसे बैक्टीरिया तो लैब में विकसित होता है, उसको गोबर के गुड़ के पानी में कोई भी डेवलप कर सकता है, लेकिन जब वो कंपनियों के द्वारा आया तो 300 रुपए की बोतल, वो भी मरा हुआ बैक्टीरिया। तो ये जो देश दुर्दशाएं थी, इनको दूर करने की दृष्टि से यदि प्राकृतिक खेती को हम लेकर आगे बढ़ते हैं तो ये एक सफल कार्यक्रम है। लेकिन अभी जो सुनने में आता है, जो लोग जिस तरीके से प्रस्तुति दे रहे हैं, उसमें तो ऐसा लगता है कि हमने प्रकृति के सिद्धांतों को समझा नहीं है, और हमको ऐसा लगता है कि जैसे धरती पर मैंने ही खेती की है और मेरे द्वारा ही खेती में कोई आविष्कार होगा। तो ये जो अतिवाद है एक तरीके से, और अपनी अपनी पद्धति को श्रेष्ठ बताने की जो बात है, ये कहीं ना कहीं कमजोर बात है। इससे हमारे किसान साथियों का मन कमजोर होता है। हम तो सभी का हृदय से सम्मान करते हैं। जो भी आदमी प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती की बात करते हैं, अग्निहोत्र की बात करते हैं, योगी खेती की बात करते हैं, कोई भी खेती की बात करते हैं, पर्माकल्चर की बात करते हैं, हमको सब अच्छा लगता है, क्योंकि हमने सब प्रयोग किए हैं। तरीका कोई भी करेंगे तो आप उसका प्रभाव तो आएगा ही। आप आयुर्वेद का इस्तेमाल कर रहे हैं, होम्योपैथी का कर रहे हैं, एलोपैथी का कर रहे हैं, आयुर्वेद का कर रहे हैं, आयुष मंत्रालय में यूनानी का दवाई का कर रहे हैं, ये तो पद्धति है। लेकिन इन पद्धतियों में कोई साझा चीज होने की जरूरत थी, ताकि हम अपने अनुसंधान को, अपनी कृषि नीतियों को, अपनी कृषि शिक्षा को एक नया स्वरूप दे देते। सवाल बहुत बड़ा है। एग्री टॉक चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के सभी मनीषियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। मैं कोई कमजोरी के साथ नहीं कह रहा इस बात को, मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है, और राष्ट्र धर्म का निर्वाह करने का जो ताकत है, जितनी राजनीतिक आदमी में इतना ही किसान में भी है। किसानों को भी अपनी जिम्मेदारी से जागना होगा। बिल्कुल। हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे समृद्ध करें, गांव की बेरोजगारी को कैसे दूर करें, क्या जैविक खेती में उसका विकल्प है? हम अपनी मिट्टी, पानी, पर्यावरण को कैसे मजबूत रखें, हम अपनी इकोलॉजी को कैसे स्वस्थ रखेंगे, ये तो मौलिक सवाल है। हम इन सवालों का उत्तर किसी एक तरीके में निकालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर में कितनी पहली से एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद चल ही रहा है। जो भी मन है जिसको स्वतंत्रता में स्वीकार करेगा। लेकिन इससे बड़ा एक सवाल उठता है कि क्या रिसर्च प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार है या व्यापार की दृष्टि से है? व्यापार की दृष्टि से है। क्या कृषि शिक्षा रोजगार परक है या व्यापार की दृष्टि से, नौकरी के लिए है? क्या कृषि नीतियां व्यापार के लिए हैं या किस इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन करने के लिए है? लीनियर इकोनॉमी या सर्कुलर इकोनॉमी की बात हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम चीजों को गोल गोल घुमा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि यदि टिकाऊ और सर्कुलर इकोनॉमी यदि कहीं से निकलती है तो उसका आधार केवल खेती है। आप इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, जैविक रखिए, प्राकृतिक रखिए, कुछ भी रखिए, लेकिन प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर यदि खेती करते हैं तो प्रकृति का आवर्तनशील अर्थशास्त्र स्पष्ट होता है। और हमने जो ये अर्थशास्त्र अपनाया हुआ है, जो प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस है, जो लीनियर इकोनॉमी को जन्म देता है, जिसने गांव की सारी इकोनॉमी को तोड़ दिया और बाजार सेंट्रिक कर दिया, मैंने इसका अध्ययन किया है। और इसका विकल्प यही है कि यदि हम किसानों को उत्पादक से व्यवसायी बना दें, हम अपने बेरोजगार बच्चों में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर दें, हम अपनी शिक्षा में परिवर्तन कर दें कि वो शिक्षा रोजगार परक होगी, नौकरी के लिए नहीं, तो एक दौर देश को बदलने की जरूरत है। यदि ये दौर बदलता है तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को संदेश जाना चाहिए कि जैविक खेती वो विकल्प है कि जिसके साथ में हम
देश के एक खाद्यान्न को भी मजबूत तरीके से पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जब बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यदि मोनोकल्चर, एक फसल का प्रयोग आप जैविक खेती में करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। मोनोक्रॉपिंग नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। लेकिन जैविक खेती प्राकृतिक सिद्धांत में जब विविधता का पालन करते हैं तो एक खेत में से 10-15 फसल निकलती है, तो हर समय पैसा दिखाई देता है। बिल्कुल। हम कोई ये किसी आदमी को चकमा देने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं कि उसमें से 4 लाख निकलेगा। आपका खुद का अनुभव है, आपने खुद देखा है। ये तो मैंने ये देखा कि इकोनॉमी तो इतनी जबरदस्त है कि वो गुणात्मक इकोनॉमी है। जो किसान आज हरी थकी रासायनिक खेती से पैसा कमा रहे हैं, वो 10 गुना पैसा कमा सकते हैं जैविक खेती से। हाँ, प्रधानमंत्री जी तो दुगने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो लोगों में एक प्रेरणा जगाई थी कि खेती केवल उत्पादन करना नहीं है, आमदनी का भी जरिया बने, राष्ट्र की समृद्धि का जरिया भी बने। आप जब सर 50 साल पहले ऑलमोस्ट आप खेती स्टार्ट किए थे, जब आपने शुरुआत किया तो उस समय क्या सोच से किया थी खेती में पैसा है? आप बहुत आज भी हम जो सुनते हैं कि खेती में पैसा नहीं है कई बार। देखिए उस समय कैसे था विचार? देखिए मैंने उस समय देखा तो उस समय खेती बाजार से जुड़ी हुई नहीं थी, खेती परिवार से जुड़ी थी। तो परिवार की जरूरतों को पूरा होने का सिलसिला खेती में था। मेरे दादा के पास 100 गाय मैंने सुनी थी, पिताजी के पास गाय नहीं थी, क्योंकि पिताजी इस समय आते आते रासायनिक खेती का धीरे धीरे प्रभाव आ गया था। लेकिन जब हमने खेती शुरू करी, आज हमारे पास 30 गाय हैं। तो ये जो दौर है बदला है। आज वो गौपालन नहीं है जो पालन आज कर रहे हैं हम। आज वो इकोनॉमी नहीं जो पहली बात कर रहे हैं। मैं पुरानी परंपरागत खेती को जैविक खेती नहीं बोल रहा हूं, मैं जैविक खेती को बोल रहा हूं जिसमें हम प्रकृति के सिद्धांतों को समझने की बात कर रहे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके डिजिटलाइजेशन की बात भी कर रहे हैं। मैं ड्रोन उड़ाने के भी फेवर में हूं, क्योंकि अब हम तकनीकी और विज्ञान के माध्यम से ही चीजों का सदुपयोग भी कर सकते हैं। जैविक खेती में ड्रोन का उपयोग कैसे होगा? अब बायोलॉजिकल मान लिया कोई इनपुट बाई चांस आपको देनी पड़ी, जैसे इनपुट, जैसे मान लिया कोई बैक्टीरिया आपको प्रमोट करना पड़ा, आपको कोई तरल खाद ऐसा बना कर देना पड़ा, आपको कोई स्प्रे की जरूरत पड़ी, यार कुछ भी नहीं है तो आपको अपने पौधों की धुलाई करनी है, केवल पानी से नहलाना है। मैंने तो देखा बाग में कई बार हम धुलाई करते रहते हैं, लेकिन केवल पानी यदि हम पेड़ पर छिड़क देते हैं तो बहुत सारे जो कीड़े हैं, जो फंगस है, वो हट जाती हैं। तो जैसे हम स्नान करते हैं ऐसे पौधे को स्नान करा दिया। तो उसमें ड्रोन की कितनी जबरदस्त भूमिका है। ड्रोन केवल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के लिए थोड़ी है, वो तो पौधे की धुलाई के लिए भी है। बिल्कुल। वो एनवायरनमेंट में नमी बनाने के लिए भी है। कई बार ऐसा लगता है कि मौसम में बहुत सूखा है और उस बेल्ट में कहीं ना कहीं हवा में नमी की मात्रा कम है, तो हम स्पेशल तरीके से ये काम कर सकते हैं। देखिए आदमी ने तो ड्रोन बनाया है ना, आदमी जब सदुपयोग के बारे में कर ध्यान देगा तो उसके द्वारा वो तापदाब नमी संतुलन में कहीं भी काम करेगा। मुद्दा ये है कि यहाँ विरोध करने का विषय नहीं है। नहीं, विरोध तो किसी का नहीं करना है सर, बिल्कुल। लाइक सब चीज का एक अपना जगह होता है, सारे अपनी जगह है, अपना सम्मान है, और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं इसको एक इस भाषा में देता हूं कि हम इसकी समीक्षा करते हैं। समीक्षा का भाव होता है कि जो कहीं अधूरापन है उसको हमने देख लिया, अब पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी। इसलिए इसके लिए हम जितने भी प्रयास करने वाले लोग होते हैं उनके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। आज जो लोग प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, हम उनके प्रति भी बहुत कृतज्ञ रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रसायनों से मुक्त होने की दिशा में हमको प्रेरित कर रहे हैं, सभी को प्रेरित कर रहे हैं। बस फर्क वहां आता है कि जहां पर हम कहीं अपने ही संवाद की जगह वाद विवाद में ना उलझ जाएं। जब संवाद की जगह वाद विवाद हो जाता है तो कहीं ना कहीं किसी का मन छोटा हो जाता है। तो किसी तरीके को ना छोटा कहें ना बड़ा कहें, इस तरीके स्थान के साथ बदल जाते हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, वो बात आपको बहुत टारगेट करके अप्रोच करनी है, वो है प्रकृति के सिद्धांतों को समझना है। प्रकृति के सिद्धांतों को मनुष्य बना नहीं सकता, ना मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं, ना वो किसी किताब से चलते हैं, ना यंत्र से चलते हैं। समझाइए सर, अगर आपको जनता को समझ। जैसे देखिए बहुत साधारण से, सूर्य पूरब से निकलता है। अब इसमें क्या तर्क करेंगे आप? कुछ नहीं। मौसम बदलता है, क्या तर्क करेंगे? टेक्नोलॉजी लगाऊंगा। वर्षा होती है, क्या तर्क करेंगे? केवल उसका गणितीय आकलन कर सकते हैं। ग्रीन हाउस लगा लूंगा। गणितीय आकलन करेंगे, उससे उसके अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझकर कुछ बचाव करेंगे, लेकिन उसको बदल तो नहीं सकते ना। नहीं। तो जो प्रकृति के नियम और सिद्धांत काम कर रहे हैं, हम उनके साथ चलना सीखें। ये कब होगा? जब हम उनको समझेंगे।
जैसे प्रकृति में मोनोक्रॉपिंग है ही नहीं, विविधता है। प्रकृति में उत्पादन घनत्व जो है वो सिंगल लेयर है ही नहीं, वो मल्टी लेयर है, वो वर्टिकल है। प्रकृति में इकोलॉजी काम करती है, हर क्षेत्र में वर्षामान, तापमान, ऋतुमान अलग अलग होता है। अब हमने जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन बनाए हुए हैं, क्या वो इंडिकेटर हैं वर्षामान, तापमान और ऋतुमान के? नहीं है। क्या वो इंडिकेटर हैं डाइवर्सिटी के? नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से हमने चिन्हित किए हैं कहीं ना कहीं खेती को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए। इसलिए अब हमको मौलिक परिवर्तन करना है, हमको एग्रो इकोलॉजी को भी स्पष्ट करना होगा, हमें एग्रीकल्चर साइंस को भी स्पष्ट करना होगा, हमें एग्रीकल्चर नॉलेज को भी स्पष्ट करना होगा। तो इसलिए हमने खेती में 3 कंटेंट को अलग अलग कर दिया। समझने समझाना क्या है, समझने समझाने में हम ज्यादातर कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हैं। किसानों को बताते हैं कि प्रकृति का जो सिद्धांत है वो सहअस्तित्व है, किसी का विरोध नहीं है। कीड़े मकोड़ों का धरती से कोई विरोध नहीं है, मनुष्य से कोई विरोध नहीं है, धरती में कोई बीमारी नहीं है, कोई अव्यवस्था नहीं है। यदि ऐसा होता तो जंगल के पशु सब मर गए होते। ये केवल मनुष्य को लगी हुई बीमारी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रकृति के सिद्धांतों को हमने नहीं समझा है। तो हमको समझना है। समझने के साथ में क्या होगा? समझने के साथ में हमको पूरकता, उपयोगिता और समृद्धि। पूरकता, उपयोगिता क्या है? धरती पेड़ पौधों को पोषण देती है, तो पेड़ पौधे भी गल सड़कर जमीन की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो खाद की जरूरत कहां से आ गई? यदि मेरे खेत में 10 फसल हैं तो 10 फसलों के अवशेष किसको मिलेंगे? मिट्टी को मिलेंगे। मिट्टी उर्वरक होगी। और जब 10 फसल काम करेंगी तो 10 फसल जो डिमांड करती है उतने बैक्टीरिया भी होंगे। तो मेरे खेत में बैक्टीरिया भी है, केंचुआ भी है, झिंगुर भी है, दुनिया भर की चीजें। मैं तो 2-4 चीजों के नाम जानता हूं। जब कभी गौर करके देखता हूं तो मुझे अनगिनत चीजें दिखती हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम मल्टी क्रॉपिंग कर रहे हैं एकदम। और ये क्यों हो गया? ये प्रकृति का नियम है, इसी में नियंत्रण है। एक कीड़ा कोई रस छोड़ रहा, दूसरा कीड़ा कोई रस छोड़ रहा। एक रस से घास उग रही है, दूसरे जो रस से घास खत्म हो रही है। मैंने बरसात में देखा एक कीड़ा ऐसे रसायन छोड़ता हुआ जाता है, घास जलती चली जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये कोई मेरी विशेषज्ञता नहीं है, ये तो दुनिया ने पहचाना है। बिल्कुल। मोनोक्रॉपिंग से सर लोग को समझा सकते हैं कि मिट्टी को क्या होता है? देखिए मोनोक्रॉपिंग कैसे है, जैसे आप पूरे वर्ष तक एक रोटी गेहूं की ही खाते रहो, क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो पोषण क्रिया जो पूरी नहीं होगी, तो एक फसली खेती से जमीन की पोषण क्रिया पूरी नहीं होती। किसान को काम करने में आराम मिलता है, जुताई करने में आराम, फसल निकालने में आराम। उस किसान को तो सुविधा मिली, लेकिन जमीन कंगाल होती चली जाएगी। जमीन का पेट या तो खरपतवारों से भरता है या अनेक प्रकार की फसलों से भरता है। जमीन को बाहर से लाकर खाद डालने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये सिफारिश करते हैं कि इतने टन खाद की जरूरत है, उतने टन खाद की जरूरत है, इतने टन हरी खाद की जरूरत। वो इसको कोई टन की जरूरत नहीं है। ये तो कल्चर अपना डेवलप करती है। ये तो गिरे हुए पत्ते कोई गला सड़ाकर अपने कार्बन बढ़ाती है। अलग अलग फसल जो आप लगाते हैं तो एक फसल दूसरे फसल का मदद करती है। हमारी इस खेती में विविधता का सिद्धांत क्या है? फसलों का पोषण फसलों के द्वारा। खेत एक, फसल अनेक, बीज एक, उत्पादन अनेक, पौधा एक, उत्पादन वर्ष अनेक। इस जो एक में अनेकता है, ये पूरी प्रकृति की संरचना में गुणात्मक उत्पादन के रूप में भरा हुआ है। इसी को आवर्तनशील इकोनॉमी बोला गया है कि यहाँ पर धरती जितनी ताकतवर होगी उत्पादन उतना ही ज्यादा होगा, उत्पादन जितना ज्यादा होगा उतनी धरती ताकतवर ज्यादा होगी। कीड़े मकोड़ों का काम नियंत्रण का, वो भी यहाँ रहेंगे। अब मेरे खेत में यहाँ 200-200 बंदरों की झुंड है। बहुत सारे जो जंगल के पशु हैं, नाना प्रकार के पशु हैं, खेत के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। पूरा इकोसिस्टम है। पूरा इकोसिस्टम है। मैंने को बनाना है इसको। कार्बन कितना है सर आपके मिट्टी का? कार्बन कहीं किसी खेत का एक से ऊपर है, कहीं 0.8 है। जैसी जमीन की संरचना है, जिसमें जुताई कम करेंगे, जिसको हम जिसके साथ उधेड़ बुन कम करते हैं, उसका कार्बन ज्यादा टिका हुआ है। जिसमें थोड़ा उधेड़ बुन करते हैं, जुताई कर लिया, कुछ फसलों को बो दिया, वहां कम होता है। कार्बन तो जमीन के अंदर की एक पची हुई संरचना, जैसे शरीर में ग्लूकोज होता है ऐसे ही कार्बन होता है। तो ये क्रिया है। तो मेरा इसमें अनुरोध ये है कि यदि हम जैविक खेती में और प्राकृतिक खेती में
और भी कोई खेती में हम यदि सफल होना चाहते हैं तो हमको नेचर के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझना। और मैं उनको एक एक करके नाम बताता हूँ। पहला प्रिंसिपल है सहअस्तित्व। सहअस्तित्व मतलब इसका सहअस्तित्व का मतलब है प्रकृति में धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी साथ साथ हैं, इनमें कोई विरोध नहीं है, इसलिए कोई विरोध का काम ना करें। एक चीज कोई अच्छी है, एक चीज खराब है, ऐसा तुलना भी ना करें। चींटी का भी वही रोल, हाथी का भी वही रोल। अब अपने बचाव के तरीके हमको ढूंढने हैं। दूसरा काम है, नियम है, उसको बोलते हैं विविधता। विविधता क्या है? एक खेत में एक फसल लगानी नहीं है। फसलों का पोषण फसलों से हो, एक खेत में कई फसल लगाकर उत्पादन ज्यादा हो। बढ़ती हुई जनसंख्या की भी जो देश को चिंता है, उसका उपाय भी विविधता में फसल प्रणाली लगाए जाने से है। ये सीधा उत्तर है, ये वैज्ञानिकों को शोध का विषय है ये। तीसरा काम है प्रोडक्शन डेंसिटी। प्रोडक्शन डेंसिटी बहुत बड़ा फंक्शन है, मतलब जमीन की सतह के उत्पादन को बढ़ाना। हमने गेहूं, धान, गन्ना लगाया तो जमीन का उत्पादन हमने 10-12 फुट तक, उससे ज्यादा नहीं गए, लेकिन जमीन की सतह पर 50-100 फुट तक उत्पादन जाने की क्षमता है। तो हमने जो प्रोडक्शन इकोलॉजी थी उस पर तो काम किया ही नहीं। तो प्रोडक्शन डेंसिटी में मल्टी लेयर वर्टिकल फार्मिंग का जो डिजाइन उभर कर आया वो यही है कि हम फॉरेस्ट्री को भी इसी में ले आए, बागवानी को भी इसी में, जड़ी बूटी भी यही, दाल भी यही, अनाज भी यही। तो एक खेत में अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जड़ी बूटी, पशुओं के लिए चारा, इमारती लकड़ी, सब कुछ एक खेत में। अब इसको वैज्ञानिक तरीके से लगाना होगा, यहाँ विज्ञान की जरूरत है। तो दूसरा कार्यक्रम आता है कि प्रकृति के सिद्धांतों में जो इकोलॉजी है, जो विविधता है, जो पूरकता है, जो उपयोगिता है, जो समृद्धि है, जो घनत्व है, और उन सबको समझकर हमको परिभाषा के साथ में अब कृषि का विज्ञान उभारना है। आपको कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ भी है। क्यों? क्या आज भी हम बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बड़े बड़े परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा किसान ना आज हिसाब लिखता है, ना मेरा किसान जमीन नापना जानता है। मतलब हम उन लोगों के साथ में तकनीकी की बात कर रहे हैं जो अभी आधारभूत ढांचे में ही नहीं है। वो केवल बाजार से लागत खरीदते हैं, खेती में डालते हैं, खेती का उत्पादन बाजार में ले जाकर बेचते हैं। सारी बाजार की मनमानी है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मालूम नहीं, पता ही नहीं है। क्योंकि हमने उनको जो सिखाया था वो कर रहे हैं, वो जो कराया था वो कर रहे हैं वो लोग। इसलिए उन पर करने कराने का दबाव अब ना डाला जाए, सीखने सिखाने का दबाव भी ना डाला जाए, उनको समझाने का दबाव डाला जाए कि जितना सरकार जिम्मेदार है आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। अपनी आमदनी के बारे में विचार करें, अपनी खेती का हिसाब किताब लिखें, जमीन को नापें, कई फसलों को कैसे साथ लगाना है, बाजार में किसकी मांग है, किसका रेट मुझे क्या मिलेगा, किसका उत्पादन मुझे लेना है, यह जंगली जानवरों का प्रकोप क्या है, लेबर मुझे मिलेगी नहीं, कौन सी मशीन का प्रयोग करूंगा, मुझे खेत की सिंचाई कैसे करनी है। कितना बड़ा विज्ञान है। हम इसको किसी एक लागत से पूरा कर सकते हैं क्या? हम केवल कंपोस्ट खाद की चर्चा करते रहें, हम केवल गोबर और पेशाब की चर्चा करते रहें, क्या इसकी पूर्ति होगी? तो खेती को, प्रकृति के सिद्धांतों को समझना, खेती में विज्ञान का समन्वय करना, वैज्ञानिक को सम्मानजनक जगह देना ताकि वो एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी जो वैज्ञानिक ने पढ़ी है वो खेत में आ जाए। कितनी दूरी पर किस फसल को लगाना है, उसके लिए कौन सी मशीन चलाई जाएगी, जी हाँ, तो विज्ञान की जरूरत है ना पूरा। सर, इतना जब ये बड़ा विज्ञान है तब हमारे देश में किसान को वो इज्जत और पैसा क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिला कि किसान तक ये सूचना नहीं पहुंची। दुर्भाग्य है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन निःशुल्क लागू किया गया, कोई फीस नहीं लगेगी। और किसी किसान से कहीं किसी विभाग में जाकर पूछो कि सर्टिफिकेशन क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, क्या उत्तर मिलेगा? ये कुछ नहीं होता, महंगा होता है और पता नहीं क्या होता है। ये दुर्भाग्य है हमारा। हम कंटेंट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं पर ज्यादा बात कर रहे हैं, हम अपनी अपनी विशेषज्ञता पर ज्यादा बात कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्र की एकरूपता को ध्यान में रखकर जो इस समय दौर है, मैं बार बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नाम क्यों लेता हूं? यहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियो डालकर बोल देंगे ये इनको भी ये प्रधानमंत्री जी के भक्त हो गए। ये विषय भक्ति का नहीं है,
ये विषय उस दूरदृष्टि का है जहां कृषि में एक मौलिक परिवर्तन करने की साहस रखने वाला कोई व्यक्ति हमारे बीच है। हम किसानों के लिए कानून बदलने की सिफारिश करते थे, उन्होंने कानून बदले, क्या रुकावट आई? किसानों को समझा नहीं पाए, किसान समझ नहीं पाए, केवल तर्क उभरता रहा। क्योंकि देश में आजादी के बाद जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो हमने लागत के लिए तो किसान को बाजार में छोड़ दिया और कानून बिक्री के व्यापार के बनाए। तो खेती में कानून व्यापार के हैं और खेती लागत से बाजार केंद्रित है, तो ना इसमें प्रकृति को जगह, ना किसान का सम्मान है। तो ये एक ऐसा दौर आया 2014 के बाद में कि जहां पर कहीं सहकारिता को जगाने की बात उठी, कहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात उठी, कहीं मिशन लाइफ के नाम से उसके 7 कंपोनेंट हैं जहां पर पर्यावरण, स्वास्थ्य, इकोनॉमी, सहकारिता सभी को ध्यान में रखा गया है। ये जो आवाज उठी है, इस पर देश के सभी राजनीतिक लोगों को चर्चा करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि इस सब के बावजूद आप कहेंगे खेती में पैसा है? मैं ये कहूंगा कि खेती में ही पैसा है। खेती में ही पैसा है। सम्मानजनक पैसा कमाने का यदि कोई अर्थशास्त्र कहीं है तो वो खेती में है। और इसमें दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री बात करना चाहे तो बात कर सकता है। मैंने अभी आपको एक पेड़ दिखाया था, ये पौधा मैं 3 बार काट चुका हूं। पहली बार मैंने पौधे को 8,000 रुपए में बेचा था, दूसरी बार में इस पौधे को मैंने 10-12 हजार रुपए तक बेचा। अब की बार इसका एक पौधे की गांठ कटी पड़ी है, 25,000 रुपए की कीमत लगी हुई है। और केवल 25 रुपए का था। 25 रुपए का पौधा है। एक दाने से अनेक दाने पैदा करने वाला है। एक वर्ष में एक गुणात्मक उत्पादन, हल्दी की गांठ, एक गांठ लगाते हैं 1 किलो हल्दी पैदा होती है। गन्ने की 20 ग्राम की एक गांठ लगाते हैं 20 किलो गन्ना पैदा होता है। एक से अनेक, मतलब कहाँ प्रोडक्शन में कमी है? हमारा कहीं ना कहीं एजेंडा गलत है, हमारी सोच में कोई ऐसा अधूरापन है। हम एक दूसरे की ताकत बढ़ाने की बजाय एक दूसरे की ताकत कहीं काट रहे हैं। देखिए, जो तर्क होता है ना, ये भी समझने के लिए होता है। आस्था में जो श्रद्धा होती है, ये भी समझने के लिए होती है। तो हम चाहे आस्था विधि से चलें, तर्क विधि से चलें, जाना तो समझदारी तक ही है। ये मेरा अनुरोध है सभी से कि मैं बार बार ध्यानाकर्षण के लिए बात कह रहा हूं कि ये आर्थिक स्थिति देखनी है तो यहां पर, पर्यावरण देखना तो यहां पर, स्वास्थ्य देखना तो यहां पर, रोजगार देखना तो यहां पर। बढ़ती जनसंख्या के साथ में ये भारत इस समय बेरोजगार युवाओं का एक देश है। सही बात है। उसको यदि एग्रीकल्चर इंटरप्रेन्योरशिप में लाया जाए तो मेरे पास में 22 ट्रेड हैं यहां पर। मैं क्या काम नहीं करता, मैं मिट्टी की संरचना से लेकर कपास से कपड़े बनाना मैं जानता हूं। मेरे साथ में मधुमक्खी पालन का व्यवसाय मैं पूरा जानता हूं। मैं गौशाला प्रबंधन बहुत गजब से जानता हूं। एक आदमी 30 गायों पर काम कर रहा है। मैं खेती का उत्पादन प्रबंधन जानता ही हूँ। बीज उत्पादन से लेकर पौधशाला कैसे तैयार होगी, प्रोसेसिंग कैसे होगी, उसका ब्रांडिंग पैकेजिंग कैसे होगा, कहाँ से लाइसेंस लेने हैं, उसकी अलाइड एक्टिविटीज क्या हैं, ये सारे किसान परिवार के काम है। तो जब मेरे जैसा एक किसान परिवार जिसके बच्चे आज खेती में लगे हैं और जिसके आने वाली पीढ़ी भी खेती में रहेगी, मैं तो बड़े विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मेरी 7 पीढ़ियों तक को भी, आगामी पीढ़ियों तक को भी, जब तक आदमी की कल्पना दौड़ती है उस समय तक भी कोई व्यक्ति खेती नौकरी करने तो जाएगा नहीं। ये कोई आवेश की बात है? ये तो मैंने जीकर देखा है। मैंने अपने बच्चों से कहा ही नहीं कि तुम नौकरी मत करो। आज भी मैं किसी को नहीं रोकता। वो खुद से खेती में, लेकिन वो खुद से खेती में, किसी को सर्टिफिकेशन का काम अच्छा लगा तो किसी को प्रोडक्शन का काम अच्छा लगा, तो किसी को बिक्री अच्छी लगी, तो किसी को कोई प्रोसेसिंग में, कोई खेती में, कोई गौशाला को देख रहा है। खेती अनेक काम है। आप खेत में पूरे में घूम के देखोगे, ये आम के पौधे पर अभी आम लगे हुए हैं। आप इसका अचार बना सकते हो, इसकी जूस बना सकते हो, कैंडी बना सकते हो, इसकी टॉफी बना सकते हो, इसका बेस मटेरियल बना कर रख सकते हो, कोल्ड ड्रिंक बना सकते हो, RTS बना सकते हो, कितनी चीज बना सकते हो। आप खड़े करो उद्योग। आई थिंक खेती में जो असली पैसा है ना सर, वो प्रोसेसिंग में है। ऐसा नहीं है, नहीं, खेती का उत्पादन में भी पैसा है, प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन में और ज्यादा पैसा है। मार्केट में जाएंगे तो फिर ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी। इस जो अभी अर्थव्यवस्था चल रही है, इसने उल्टा कर दिया है। इसने मार्केटिंग का हिस्सा ज्यादा बड़ा कर दिया।
प्रोसेसिंग का हिस्सा उससे कम और उत्पादक का हिस्सा बिल्कुल कम। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं उत्पादक का हिस्सा सबसे ज्यादा है, प्रोसेसिंग का उससे कम, मार्केटिंग का उससे कम। शेयर प्राइस दे दीजिए, किसान मालदार हो जाएंगे। भारत में एक नई तस्वीर उभर रही है जिसको बोलते हैं कृषक उत्पादक संगठन। मतलब अभी सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया गया। उसकी भूमिका यही थी कि भारत को फिर दोबारा से कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत के स्तर पर सहकारिता के साथ जोड़ा जाए। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने कहा कि हमको ग्राम पंचायतों को ही क्लस्टर बनाया जाना चाहिए। हम एक क्लस्टर की परिभाषा को बिखरी बिखरी हुई ना देखें। एक ही ग्राम पंचायत, एक ही क्लस्टर, एक ही एफपीओ और अनेक चीज पैदा करेगा। वो सहकारिता के मॉडल के साथ में उनकी बिक्री भी होगी, शहर के और गांव के रिश्ते जोड़े जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसके बीच में आएंगी और कीमत एक निश्चित तय होगी। न किसान का शोषण होगा, न कंपनियां खराब होंगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा पैसा कमाने के अवसर खुल जाएंगे। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। हम यदि इंटीग्रेटेड अप्रोच में नहीं सोचेंगे तो केवल लागत के आधार पर चर्चा करते हुए हम खेती को बहुत बड़े मुकाम पर नहीं पहुंचा सकते। अभी तो क्या होता है, ज्यादातर जैसे आप भी कई बार बोलते हैं, एग्रीकल्चर में किसान को छोड़ के सब कोई पैसा कमाता है, उसको जो इनपुट बेचता है। ये तो हमने पूरा यही बताया था, किसान को पैसा कमाने का कोई अवसर नहीं है, बाजार को पैसा कमाने के पूरे अवसर हैं। खुला है, इसलिए बाजार व्यवस्था बदलनी है। तीनों कानून जो बदले जा रहे थे, ये खुली बात है, ये कानूनों की सिफारिश नहीं कर रहा हूं और मैं कानूनों के बहुत पक्षधर भी नहीं होता हूं, क्योंकि कानून से दुनिया नहीं चलती, मानवीयता से दुनिया चलती है, आदमी के विचार में ताकत से दुनिया चलती है, सनातन संस्कृति के भाव से दुनिया चलती है, संस्कार के भाव से दुनिया चलती है, सही को स्वीकार कर दुनिया चलती है। लेकिन कानून एक समझौतेवादी व्यवस्था है, उसमें कहीं असंतुलन ना हो उसके लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं। वो कानून ही व्यापार के लिए थे, वो कृषि के कानून ही नहीं थे कि उत्पादक का हिस्सा कहाँ मिलेगा, कीमत कैसे निर्धारित की जाएगी, क्वालिटी प्रोडक्शन कैसे होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्लान कैसे दिया जाएगा। हम केवल बजट जारी करते हैं और फिर सारा खेल बजट का होता है। मैं पैसे का बजट का विरोध नहीं, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करता, लेकिन किसी भी राष्ट्र का जो निवेश है वो तन मन धन तीनों है। मन का मतलब है समझना, तन का मतलब है श्रम करना और धन का मतलब है पैसा। तो आदमी का श्रम का भी सम्मान हो, आदमी की समझ का भी सम्मान हो और आदमी के पैसे का भी सम्मान हो। तीनों का यदि सम्मान है तो वो निवेश संतुलित है। आज क्या देखोगे आप, मन तन धन में से किसकी चर्चा ज्यादा होती है? आप बताइए। धन की चर्चा होती है, सारा खेल धन पर टिक गया। तो आदमी मन से भी आवारापन की तरफ बढ़ रहा है, मेहनत करना कोई चाहता नहीं। हम देख रहे हैं कि खेती के लिए अब कोई श्रमिक खेत में काम करना नहीं चाहता, किसान अपने बेटों को खेतों में काम नहीं कराना चाहता, किसान खुद खेती नहीं करना चाहता। क्यों ऐसा हो रहा है? सब बाजार के साथ खेल चल रहा है। यही तो दौर है। हम जिस तरीके का मानसिकता से जो अभ्यास कर लेते हैं वही आदत बन जाती है। जैसे नशा करने वाले व्यक्ति को नशे की आदत बन जाती है, मनोरंजन करने वाले व्यक्ति को मनोरंजन की आदत पड़ जाती है। है तो दोनों ही नशे। तो इस प्रकार से खेती में तीनों मौलिक सिद्धांत हैं: समझना समझाना, सीखना सिखाना, करना कराना। समझने समझाने में प्रकृति के सिद्धांत, सीखने सिखाने में पूरा विज्ञान और करने कराने में पूरा प्रबंध है। नॉलेज, साइंस और इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट और नॉलेज साइंस एंड मैनेजमेंट, नॉलेज साइंस एंड मैनेजमेंट, क्योंकि नॉलेज और साइंस से ही मैनेजमेंट होता है। नहीं, ये तीन बहुत ही जरूरी चीज है। पहले सीखो, फिर समझो कि प्रकृति कैसे काम करता है। नहीं, पहले फिर थोड़ा ध्यान से बोलेंगे, पहले समझो फिर सीखो। करेक्ट, सॉरी, ये क्रम है। पहले समझा नहीं गया, जैसे हम खूब बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग, बिल्कुल नहीं होता। यदि देखने से दुनिया बदल गई होती तो मेरे खेत में तो हजारों किसान आता है, लेकिन यह बदला वही है जो समझेगा। देखने वाला कुछ नहीं बदलेगा। समझने पे थोड़ा बात करें सर। हाँ। जो आज जैविक खेती करना चाहते हैं जी, उनको मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक सही तरीका मिले। जैसे सबसे पहले तो आपने कहा कि
प्रकृति को समझो, प्रकृति के विरुद्ध मत जाओ, मतलब उसके साथ काम करो। जैविक खेती में इनपुट्स बाहर से नहीं लाओ, अपने खेत में ही पैदा करो, मल्टी क्रॉपिंग करो। इसके अलावा क्या क्या छोटे छोटे चीज ध्यान में रखने चाहिए किसान? ऋतु के अनुसार फसल लगाओ, मौसम बदलने के साथ फसल चक्र अपनाओ। एक उदाहरण दीजिए आप। जैसे आपको जैविक खेती शुरू करनी है तो सबसे बढ़िया समय है वर्षा काल के बाद शरद ऋतु का आगमन। अब इसको सितंबर अक्टूबर नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे वर्षा काल के बाद शरद ऋतु का। शरद ऋतु क्या होता है? जाड़ा। जाड़ा, वर्षा के बाद जाड़ा आता ही है, ठीक है। अब जाड़े के बाद में फिर गर्मी आती है, गर्मी के बाद में फिर वर्षा आती है, वर्षा तक के बाद फिर जाड़ा आता है। तो वर्षा के बाद जब जाड़ा आता है तो वर्षा काल में जमीन में ऊपर से पर्जन्य बरसता है। पर्जन्य बोलते हैं कि जो भी जमीन के लिए उपयोगी रस द्रव्य हैं, जो समुद्र में से, धरती से, पानी से उठकर ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बिजली कड़कती है, तापमान बनता है और उसमें सब विलय होते हैं। उसके बाद में उसको साइंटिफिक भाषा में हम नाइट्रेट के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो जो वो जमीन के लिए उपयोगी जो रस हैं वो वर्षा काल में बरसते हैं। उन रसों को संरक्षित करने के लिए जमीन पर खरपतवार उगते हैं और बहुत सारे कीड़े केचुए भी जमीन में काम करने लगते हैं। वो सब क्या है? रसों के संतुलन करने के लिए। तो जमीन में दो ही क्रियाएं, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया। वो रासायनिक क्रिया जो संतुलन है वो वर्षा काल में सबसे बढ़िया होता है। क्या खरपतवार मिट्टी के लिए खराब होता है? खरपतवार मिट्टी के लिए उपयोगी है। बहुत सारे लोग लगते हैं कि खरपतवार आपके पौध के साथ ये करता है कंपटीशन। ये क्या है? जब आपने उसको लगाने का समय आपको नहीं आता। जैसे गन्ने की फसल जब सितंबर में लगाते हैं तो कोई घास उसको नुकसान नहीं देती, फरवरी मार्च में लगाते हैं तो थोड़ा सा कोई एक दो घास नुकसान देती है, और उसको अप्रैल मई में लगाओगे तो घास पूरा नुकसान देंगी। तो घास का और फसल का संघर्ष ना हो, इसके लिए ऋतु काल को समझना था। मौसम कब बदलता है? सबसे पहला हो गया कि ऋतु के अनुसार। ऋतु के अनुसार पहले था एक खेत में कई फसल लगाएंगे, एक खेत में कई फसल। दूसरा ऋतु के अनुसार लगाएंगे जी। तीसरा उत्पादन का घनत्व बढ़ाएंगे। घनत्व माने खेत में जमीन के अंदर कंद वाली फसलें भी हैं, 4 फुट वाली भी हैं, 10 फुट वाली भी हैं, 30 फुट वाली भी हैं, 50 फुट वाली भी हैं। ठीक हो गया। ये चौथा है इकोलॉजी। जब वर्षामान, तापमान, ऋतुमान, इस इलाके में कौन सी चीजें हैं जो अपनी बीज परंपरा में है। जैसे यहाँ पर जो जीव जानवरों की नस्लें हैं, जो यहाँ की वनस्पतियां हैं, वो यहाँ पर अच्छा फल देंगी। हम बाहर से लेकर आएंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे। ध्यान आ गया? तो ये नैसर्गिक सिद्धांत है, इसको बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोसिस्टम। हाँ, तो ये बेसिक प्रिंसिपल हैं जैविक खेती के। जब ये आप करोगे और अब ये अपनाकर क्या करेंगे फिर हम एक खेत में अनेक फसल कैसे लगाएं, उसके लिए हमने आपको बताया था कि उसके लिए हम क्या करेंगे, खेत को 3 खंडों में बांटेंगे। बफर जोन में कौन सी फसल, पेरिनियल जोन में कौन सी फसल, मतलब लंबी अवधि की फसल कहाँ लगानी है, मौसम की फसल कहाँ लगानी है, खेत की सुरक्षा का कवच कैसे बनाना है, और सब जगह से पैसा कैसे कमाना है। ये हो गया आपका मल्टी लेयर मॉडल। बफर जोन में जो आपके पेरिनियल ट्रीज, टोटल है ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। मतलब 3 डिजाइन आ गए। अंतरराष्ट्रीय मानक को ध्यान में रखो, नेशनल स्टैंडर्ड को ध्यान में रखो, ये सब इसमें आ गए। ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है। इसमें जुताई कम हो जाएगी अपने आप। मैंने कर दी ऐसा नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। जुताई का काम कीड़े, केंचुए, झींगुर, दुनिया भर की चीजें करती है। पानी की मात्रा कम हो जाती है, जितनी जमीन की सतह ढकी रहती है, बहुत सारी फसल रहती है, नमी बनी रहती है। क्योंकि जड़ों के द्वारा भी नमी का पोषण एक दूसरे की फसल को होता है। जैसे ऊपर से भी कोई पौधा हवा से नमी लेता है जड़ों को देकर, जड़ों के द्वारा मिट्टी को गीली रखता है। ये कार्यक्रम है। जैसे चना डालो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। चना डालेंगे तो नाइट्रोजन का भी काम करेगा। जड़ों की संरचना भी उसकी अलग है, ऊपर का परिवेश भी अलग है। तो ये एक ही चीज नहीं है। मान लिया मैंने केवल नाइट्रोजन की बात करी है, नाइट्रोजन नहीं, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए बहुत सारे हैं ऐसे, उनको फसलों से ही मिलते हैं। और सर ये जो विचार हम करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, डिकम्पोजर के बारे में, जीवामृत के बारे में, ये सब जरूरत है जैविक खेती में? देखिए ये सब क्या तरीके हैं, इनमें कोई भी तरीका कमजोर नहीं है। आप कंपोस्ट बनाएं तो कंपोस्ट घर में बनाओगे तो आपको फ्री में पड़ेगी। अब आपके पास ना गोबर है, अब गोबर भी खरीदोगे, कंपोस्ट भी खरीदोगे तो फिर महंगा पड़ेगा।
तो क्यों करेंगे ऐसा? वर्मी कंपोस्ट करोगे महंगा पड़ेगा तो क्यों करेंगे भाई? आपके घर में गोबर है तो करिए, आपके खेत में कूड़ा कचरा है तो करिए। खेत में खाद बनाने के ये तरीके हैं। यदि आपके पास कूड़ा कचरा है, जैसे हमारे पास देख रहे हैं गोबर के ढेर लगे पड़े हैं, इसको क्या करें, जमीन के ऊपर छिड़कते रहते हैं। कोई साथी किसान आता है उसको उठवा देते हैं, किसानों को दे देते हैं। ये तो बांटने की चीज है ना, हर चीज बिक्री की थोड़ी होती है। जमीन पर बखेर दी, जमीन पे काम कर रही है। कोई किसान आया, उसने कहा मुझे 20 कुंटल चाहिए, ले जाओ। हमारे यहाँ कोई कुंटल पुंटल नहीं है, भर ले जाओ जितना चाहिए। वही गोबर आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे? गोबर को हम जमीन के ऊपर ही छिड़कते हैं और ताजा गोबर को छिड़कते हैं, स्प्रे बना के पानी। आप देख रहे हैं ना, ढेर लग रहा है। ये पशुओं के नीचे, जो पशुओं के पैर से जो गोबर कट जाता है, तो उस गोबर में पेशाब भी होता है और गोबर भी होता है। उसी को वहां से उठा लेते हैं, तो वो बड़ी बुरादे के रूप में हो रहता है। उसी को जमीन की सतह पर छिड़क देते हैं। पानी के बाद, पानी के पहले, कभी भी जब भी नमी है तो वो क्या, जमीन के अंदर वो जीवाणु के लिए, जमीन के अंदर जितने भी कीड़े केंचुए हैं सबके लिए प्रमोटर है, काम करता रहता है। और किसी भी प्रकार का कीड़ा मकोड़े के लिए आपको छिड़काव करते नहीं है, क्योंकि इकोसिस्टम में कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, खाद भी ज्यादा नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो गोबर की खाद है, ये एक तरीके से मुफ्त की खाद है। और इसको छिड़कना है तो 1 एकड़ के लिए इसमें कोई कुंटल पुंटल लेंगे। मान लो आप 100-200 किलो भी आपके पास है, बारीक बारीक छिड़कते चले जाओ, फिर होगी फिर छिड़कते चले जाओ। ये जो हमने बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी बताई है, वो बताइए नाइट्रोजन के कट्टे से तुलना करके, कि नाइट्रोजन के कट्टे में इतने मटेरियल में इतनी % नाइट्रोजन है और गोबर की खाद में 0.2% नाइट्रोजन है। इसलिए जितना यूरिया देना पड़ता है उतनी नाइट्रोजन के लिए टनों में गोबर की खाद देनी पड़ेगी। ये बेकार के गणित है। इन गणित का जैविक खेती से कोई लेना देना नहीं है। ये मिथक हैं पूरे के पूरे। क्योंकि जैविक खेती में कंपोस्ट से नाइट्रोजन लेता ही नहीं पौधा बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन लेता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेता है, हवा में से लेगा वो। फास्फोरस जहाँ होगी फास्फोरस लेगा, पोटास जहाँ होगी उससे पोटास लेगा। मिट्टी खनिज है। और ये फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए सुंदर व्यवस्था देखो धरती। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चारों घटक कहाँ पर हैं? हवा में। पौधे को कैसे मिलेंगे? बैक्टीरिया के द्वारा। वो समझाइए सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए बहुत सुंदर कार्यक्रम है। नाइट्रोजन पूरा का पूरा हवा में रहता है। पौधे की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन मुख्य घटक है। अब इसकी व्यवस्था क्या बनाई है? यदि नाइट्रोजन का आयन जमीन के अंदर होता तो ये जमीन में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके आयन की गति से इसकी गति ज्यादा है, इसलिए अवेलेबिलिटी ही खत्म कर देगा। ये तीव्र गति का है, वो बहुत मंद गति के हैं। तो क्या परमात्मा ने वो जो सृष्टि का जो वैभव है उसने कितनी सुंदरता से उसको हवा में रखा है। कुछों की गति और कम है तो पानी में रखा है, कुछों की गति बिल्कुल कम है तो मिट्टी में रखा है। तो मिट्टी में से भी बैक्टीरिया ही लेगा, पानी से भी बैक्टीरिया ही लेगा और हवा से भी बैक्टीरिया ही लेगा। वो बैक्टीरिया होता कहाँ है? मिट्टी में ही होगा। और मिट्टी में बैक्टीरिया को कैसे बनाए रखूं? मिट्टी में बैक्टीरिया को प्रमोट करने का एक ही तरीका है कि यदि डाइवर्सिफिकेशन में आप खेत में 10, 12, 15 फसल लगाएंगे, बैक्टीरिया कहीं नहीं जाएगा। एक फसल लगाएंगे, बैक्टीरिया क्या करेगा भाई? आप आलू ही खा रहे हैं रोजाना की 365 दिन आलू खाएंगे तो पेट में कौन से बैक्टीरिया मल्टीपल रहेंगे? एक ही बैक्टीरिया रहेगा जिसको आलू पचाना। जिस प्रकार हमारे अंदर भी बैक्टीरिया होता है, बिल्कुल मिट्टी में से मल्टीपल बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं, ऐसे जमीन के अंदर होते हैं। तो मल्टीपल बैक्टीरियाओं को खनिज के द्वारा पोषण क्रिया मिलती है। कुछ हवा से लेते हैं, कुछ पानी से लेते हैं, कुछ मिट्टी से लेते हैं। ये विज्ञान है। और जो कम से कम जरूरत है वो मिट्टी से, उससे ज्यादा जरूरत है वो पानी से, और सबसे ज्यादा जरूरत है हवा से। ये भी विज्ञान है। इसको कैसे समझना है? आप सांस ज्यादा लेते हो, पानी ज्यादा पीते हो, या भोजन ज्यादा करते हो? बताइए आप। सांस ज्यादा लेते हैं, इसलिए सारा प्राण कोशा का जो नियम है वो पोषण क्रिया सांस के द्वारा ज्यादा पूरा करता है। ऐसे ही दूसरा पानी के द्वारा पूरा करता है, तीसरा भोजन के रूप में पूरा करता है। तो जैसे हम करते हैं ऐसे जमीन के अंदर बैक्टीरिया करता है। सारा खेल जू का तू है। आप पूरा विज्ञान समझने के लिए कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरी धरती पढ़िए, नेचर को समझिए। हाँ, ठोस तरल विरल के रूप में पूरा पदार्थ
एक बीज से अनेक बीज पैदा करने की क्षमता के साथ वनस्पतियां, एक वंश से अनेक बच्चे पैदा करने की क्षमता के साथ वंश परंपरा, पूरी गाय अब मेरे पास 4-5 गाय से 30 गाय हो गई। मैंने बनाई थोड़ी है, उनकी परंपरा है, वो अपनी वंश परंपरा में रहती हैं, बच्चे पैदा भी होंगे, दूध भी देंगी, वो जो बूढ़े हो जाएंगे 10-12 साल में वो मरेंगे भी। तो उनका एक सिस्टम बन गया। ये सिस्टम का एक चक्कर समझ में आ गया। 12 साल का इनका एक रिसाइकल सिस्टम है, इसमें इनको बनाए रखो। इनको कोई दाना रबी तो खाना नहीं है, इनको तो घास खाना है। हमने देखा कि जंगल में पशु वही आबाद ज्यादा है जो केवल घास खाता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सूखा चारा, क्योंकि 10 एकड़ जमीन है, ज्यादा जमीन नहीं है, तो 10 एकड़ जमीन में 30 गाय हैं, तो इनके लिए क्या करेंगे, खेतों में से जो घास निकल रही है, जो कुछ हरी घास बोते हैं, वो सब इसमें लगा देते हैं। लेकिन आप उनका घी, दूध, मक्खन कुछ बेचते नहीं? कुछ नहीं। ये क्यों आपका विचार है कि बेचना नहीं चाहिए? कि बेचा क्या, वो वैल्यू एड इसमें काम होता है। जैसे मैं गेहूं का दलिया बनाता हूँ, तो गेहूं का दलिया बनाते समय प्रिजर्वेटिव डालती हैं कंपनी, प्रिजर्वेटिव डालती है, दलिया खराब ना हो, कीड़े ना पड़ जाएं। हम क्या करते हैं, उसको 1 कुंटल गेहूं के दलिया को 1 किलो देसी गाय के घी में ट्रीट कर देते हैं, शोधित कर देते हैं। भूनते नहीं है, शोधित कर देते हैं, गर्म करके उसका घी की कोटिंग कर देते हैं। उससे वो खराब नहीं, साल भर तक भी खराब नहीं होगा। तो वैल्यू एडिशन भी होगा, खराब भी नहीं होगा। इसलिए वो घी आप बेचते नहीं है, खुद ही इस्तेमाल? वो सारा देखिए, परिवार की चीज परिवार के लिए प्रयोग होती है। यहाँ पर परिवार के लिए उत्पादन है, परिवार के लिए प्रयोग होती है। तो जैविक खेती के प्राकृतिक सिद्धांतों को समझना, वैज्ञानिक विधि से खेत की नापतोल करके फसल चक्र को स्थापित करना, बढ़िया से उत्पादन लेना और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जरिए मिलकर खेती को व्यवसाय के रूप में स्थापित करने से गांव की आर्थिक समृद्धि होगी। और थोड़ी बहुत नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी। आज गांव में जो चीजें बाजार से आ रही हैं, वो उनका सिलसिला बाजार की तरफ बढ़ जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि हम बाजार पर केंद्रित नहीं होंगे, बाजार हम पर केंद्रित होगा। एक तरफा नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होगा, पैसा घूमना चाहिए। क्योंकि हम बाजार के विरोधी नहीं है, बाजार हमारी तो व्यवस्था है, लेकिन बाजार का जो शोषण है वो अव्यवस्था है, उनको जो एक तरफा अधिकार है वो अव्यवस्था है। बिल्कुल सही। आपका एक बहुत ही 1987 में आपने जो कहा था कि 1 किलो जो खाना बेचता है वो बहुत कमाता है, लेकिन 1 किलो से जो 100 किलो उगाता है उसको आदर नहीं देते हैं। वो थोड़ा एक बार देखिए, मैं तो धरती के अर्थशास्त्रियों को ये सवाल देता हूँ। 1987 में खेती करते हुए मेरे सामने ये चित्र उभर कर आया कि उत्पादन बढ़ा है, आमदनी नहीं बढ़ी है। उसका लेखा जोखा जब हमने खोज कर देखा, तो मैं भाई जी आपको बहुत सुंदरता से ये बात बताना चाहता हूँ कि खेत में थके हारे बैठकर मेरे मन में एक विचार आया कि एक दाने से अनेक दाने पैदा करने वाला किसान कर्जदार क्यों है, और 1 किलो गेहूं से 950 ग्राम दलिया बनाने वाली कंपनी मालदार क्यों है। ये दुनिया का कौन सा अर्थशास्त्र है। हमने वहां से फिर खेती को अर्थशास्त्र की दृष्टि से नहीं देखा, व्यवस्था की दृष्टि से देखा, और एक विकल्प सामने आया कि अधिकार संपन्न होना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अब मैं खेती बाजार आधारित नहीं करूंगा, प्रकृति की व्यवस्था को समझकर करूंगा। और यहां से ये उत्तर निकले। हम एक समृद्ध किसान के रूप में खड़े हुए, अनेक साथियों को इसकी बराबर प्रेरणा मिल रही है, बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक सवाल आज आपके सामने भी पूछता हूं। मैं देश के इस समय अर्थशास्त्रियों से और देश के नीतिकारों से भी एक सवाल पूछता हूं, बहुत विनम्र अनुरोध है, इस पर जरूर विचार करें कि जब एक दाने से अनेक दाने पैदा हो सकते हैं, और जब एक खेत में अनेक फसल पैदा हो सकती है, और जब एक पौधा लगाकर अनेक वर्षों तक उत्पादन दे सकता है, तो फिर खेती का अर्थशास्त्र कमजोर क्यों है। किसान आज भी कमजोर क्यों है। सरकार को अनुदान और बजट जारी क्यों करने पड़ रहे हैं। खेती के बजट बढ़ाने की जरूरत थी या किसानों की समझ बढ़ाने की जरूरत थी। समझ। हम यदि खेती में किसानों की समझदारी को बढ़ाएंगे तो ये देश समृद्ध होगा, और वर्तमान सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भरता और ग्राम समृद्धि से राष्ट्र समृद्धि की जो संकल्पना उभर रही है, ये पूरी होगी। मैंने जैविक खेती में इसको जिक्र देखा है, और बार बार अनुरोध करता हूं पूरे देश से, और सभी को इसमें हृदय से सम्मान करता हूं कि खेती किसी एक व्यक्ति की विशेषज्ञता का कार्यक्रम नहीं है।
ये पूरी प्रकृति किसी व्यक्ति के इशारे से नहीं चल रही, वो स्वयं स्फूर्त है, अपने आप चल रही है, व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हमको समझना है और खेती करना है। इस व्यवस्था को लेकिन सर मानव ने काफी डिस्टर्ब कर दिया है। अभी मेरा प्रश्न ये है कि आप इतने साल से जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप केमिकल फार्मिंग से जैविक खेती की तरफ गए होंगे, एक दिन में वो ठीक नहीं होगा। आज ये पॉडकास्ट के माध्यम से शायद बहुत सारे लोग जैविक खेती के तरफ वो पहला कदम लेना चाहे। मैं तो उस समय की घटना बताऊं तो मैं 10-12 साल तो परेशान रहा हूँ, अलग अलग तरीकों को। जैविक खेती स्टार्ट करने के बाद कंपोस्ट कैसे बनाना है 20 तरीके, तरल खाद कैसे बनाना 20 तरीके, बैक्टीरिया कहाँ मिलेगा 20 सोर्स, मतलब कोई पता ही नहीं था करना क्या है। और उसके बाद में हर तरीकों में भी विरोधाभास है। लेकिन फिर भी एक चीज है कि वो सब तरीके कुछ ना कुछ प्रेरणा देते हैं। उन सब तरीकों में जैसे गौ आधारित खेती के तरीकों से हमको बड़ी प्रेरणा मिली। क्यों? क्योंकि गाय हम पालते ही थे, और जब गाय की महिमा सुनते हैं तो ये और बात जोड़ने का मन करता है कि गाय की महिमा से ज्यादा यदि हम इसकी गाय की उपयोगिता को समझ लिए होते तो हमारे तो पूर्वज भी गाय पालते थे। भारत की संस्कृति में तो गाय का बड़ा महत्व है, फिर अब महत्व क्यों कम हो गया? क्यों हमने गाय को सड़क पर खोल दिया? तो ये बातें जो हैं ये समझने का बिंदु था। तो आज पॉडकास्ट करते हुए मुझको ये बात स्पष्ट हो रही है कि मैं भी अपनी पुरानी जिंदगी को देखता हूं, तो आज भी देश के करोड़ों किसान वहीं खड़े हैं, उनके पास तक सूचना नहीं है। तो उनके पास ये सूचना पहुंच जाए, उनके मन में ताकत आ जाए, और वो कहीं ना कहीं इस बात को मेरे से भी और अच्छा देखने लगे, खेत में जीने लगे। देखिए मेरा किसान परिवार है, पूरा खेत में रहता हूं मैं, मेरे से 2 किलोमीटर दूर तक कोई गांव नहीं, घर एकदम स्वस्थ है, फर्स्ट क्लास घर नहीं है। और फिर मैंने देखा है कि मैं सवेरे सूरज उदय होते होते उठ जाता हूँ और फिर 2-3 घंटे कुछ खाए बिना मेहनत करता हूँ। शरीर से पसीना निकल जाता है, शरीर की सफाई हो जाती है, उसके बाद में पानी के द्वारा कुछ चीजों को हल्का फुल्का सेवन करते हैं। विक्रम है, कोई अलग से ये विटामिन खाना है, ये मेवे खाना है, ये फलाना खाना, कुछ भी नहीं करना। मैंने देखा है कि सबसे बड़ा सुंदर नियम है श्वसन क्रिया को शुद्ध रखना। अच्छी तरीके से वो निकलता है। क्या हम सब खेत में से आए, खेत में देखते हैं तो वो शुद्ध वायु बह रही है, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं। अब यहाँ बैठकर कौन से प्राणायाम की जरूरत है? प्राणायाम हो ही रहा है। आपका लाइफस्टाइल ही प्राणायाम है। प्राणायाम। आपने थोड़ा सा चलने का अभ्यास किया, हमने पूरे परिवार के लिए भी यहाँ पर पटरियां बनाई हुई हैं। बाहर से भी यहाँ लाखों लोगों का आगमन हो चुका है। मैं तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि भारत में जैविक खेती समझने के लिए कोई भी बाहर से कोई आया है तो वो इस परिवार में जरूर आया है। भारत सरकार का भी ये बड़ा सहयोग रहा है, पद्म श्री सम्मान देना और इसके जैसे अनेक सम्मान हैं। कई यूनिवर्सिटियों, पंतनगर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ साइंस की PhD। तो ये किसान के लिए क्या, किसान के लिए प्रेरणा की बात है। बिल्कुल। और किसानों को भी प्रेरणा दे, किसान के साथ बढ़ चढ़ कर बात हो। देखिए मैंने एक और सच्चाई देखी है, खेती में आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब? बिल्कुल नहीं है। मतलब आप उत्पादन को बढ़ चढ़ के बताएं, आप आमदनी को बढ़ चढ़ के बताएं, ये खेती की जरूरत ही नहीं। हर किसान इतनी जानता है, फसल देखकर पहचान लेगा। हर किसान आपकी खेत और तरीके को पहचान कर बहुत सारी चीजों को समझ लेगा। यदि वो समझा नहीं है तो उसके अंदर सवाल उठता ही है, और यदि सवाल का उत्तर आप ठीक ढंग से नहीं देते हैं तो वो आपको भी पकड़ लेगा। हम तो लाखों लोगों के बीच में रहते हैं, और आपके पास उनके सारे सवाल का उत्तर है। उत्तर मेरे पास नहीं, मैं उनके उत्तर मिलने में मदद करता हूँ। गवाह भी हैं। उत्तर तो उन्हीं के पास है। देखिए सवाल जिसका होता है उत्तर भी उसी के पास होता है। हमको तो केवल ध्यान दिलाना है कि जब हमारे अंदर ये सवाल था तो इसका उत्तर ऐसे ही निकला। मेरा एक और सवाल का सर उत्तर देने में मुझे मदद करिए। एक तो मैं आज आपसे मिलकर ये समझ गया हूँ कि उत्पादन तो जरूर जैविक खेती में ज्यादा आ सकता है, बट कई सारे किसानों का और लोगों का ये राय रहता है कि जैविक जो उत्पादन आता है उसके लिए मुझे सही भाव नहीं मिलेगा मार्केट में। आप कहाँ बेचते हैं और जो इसका भाव एक्स्ट्रा मिलता है मार्केट में? देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है। मार्केटिंग अपने आप किसानों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए 2 काम किसान भाई करें।
जिस दिन वो खेत में जाएं उसी दिन पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अधिकतम किसी किसान पर उसका जो खर्चा आता है 300 रुपये वार्षिक आता है। बस एक वर्ष का कितना खर्चा? 300 रुपये। इससे बेहतर भाव मिलता है। इससे क्या होता है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं। और भारत सरकार के कई सारे पोर्टल हैं, जैसे जैविकखेती.com भी है और भी कई हैं। ये पोर्टल बराबर भारत सरकार इनको खोले हुए है ताकि किसान सर्टिफिकेट के आधार पर पोर्टल के जरिए अपने उत्पादन को पोर्टल पर डाल सकता है, अच्छा रेट ले सकता है, पोर्टल पर बेच भी सकता है। देश में ऐसी बहुत सारी एजेंसियां हैं जिन्होंने बायर और सेलर मीट कराकर इन चीजों को प्रमोट किया है। कई ऐसी संस्थाएं जो पूरे देश में यही काम कर रही हैं। भारत सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं वो जैविक खेती के प्रमोशन के लिए हो, प्राकृतिक खेती के प्रमोशन के लिए, उनमें व्यवसायिक प्रबंधन एक घटक है कि किसानों को कैसे समूह बनाना है, कैसे प्रोसेसिंग करना है, कैसे ब्रांडिंग करना है, कैसे पैकेजिंग करना है। अब समस्या क्या आती है कि प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट हर फसल के लिए मिलता है। उनको ध्यान में ये सर्टिफिकेट एक बार मिल जाएगा तो मैं हमेशा काम करता रहूंगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, प्रोडक्शन के बाद प्रोसेसिंग में जाएंगे तो फिर लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा एफएसएसआई से। तो एफएसएसआई का लाइसेंस भी बहुत कम फीस पर मिलता है। और वर्तमान भारत सरकार के द्वारा तो एक बड़ा काम किया गया है कि प्रोसेसिंग यूनिट में यदि कोई किसान अपनी खेत पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर काम करना चाहता है तो 12 लाख रुपए तक उसको छूट है, सब्सिडी। उसको कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं देना है। लाइसेंस लेने हैं, जीएसटी का लाइसेंस लेना, इनकम टैक्स का लाइसेंस, सेल टैक्स का लाइसेंस, जो भी लाइसेंस है। लाइसेंसिंग तो एक राष्ट्रीय प्रक्रिया है, लेकिन उसकी नियमावली हमको किस तरीके से आर्थिक स्तर से प्रमोट कर रही है ये हमको समझना है। लेकिन इसकी जानकारी किसानों को है ही नहीं। यदि जैविक खेती में या प्राकृतिक खेती में हम केवल लागत की बात करते रहेंगे, हम किसानों को ना उत्पादन की बात बताएंगे, ना मार्केटिंग की बात बताएंगे, ना प्रोसेसिंग की बात बताएंगे, ना राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की बात बताएंगे, ये तो बात छोटी हो जाएगी ना, इसलिए देर लगती है। तो जैविक खेती में मार्केटिंग प्रॉब्लम नहीं है, कीमत ज्यादा मिलना प्रॉब्लम नहीं है, मिलता है बहुत जबरदस्त। प्रॉब्लम क्या है? उत्पादन ही करना नहीं आता हमको। जैसे पूरे देश में सब्जी की बड़ी मांग है, मेरे यहाँ लगातार जितने परिवार आते हैं सब कहते हैं कि हमको जैविक सब्जी की जरूरत है। जैविक खेती एक खेत में कम से कम भी 20-25 किसान जब तक फसल नहीं लगाएगा वो जैविक खेती नहीं कर पाएगा। वो विज्ञान किसान को आता नहीं, वो अकेले खेत में भिंडी लगाएगा या तोरई लगाएगा या एक चीज लगाएगा। अब उनमें आपस में तालमेल बनता नहीं, किसी की भिंडी महंगी, किसी का आलू महंगा, कैसे तालमेल हो। इसलिए बहुत बढ़िया योजना है कि जैविक खेती में किसान सब्जियों की खेती करने का भी विज्ञान समझे कि एक ही खेत में हम 25-30 सब्जी कैसे लगाएंगे, कब हमको सफलता मिलेगी, सर्टिफिकेट कैसे लिया जाएगा, उसको समझें। हमारा नंबर आप दे दीजिए किसी को, बिल्कुल, जब जिसको मन बने नंबर दीजिए, उनसे कहिए, दिल खोल के बात करें। जैविक खेती इस समय राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारी जितनी भी इंडस्ट्री सेक्टर है, जितना भी कच्चे माल से तैयार माल बनाती है, उनमें भी 70 नहीं, मैं तो कहूंगा 80-90% भागीदारी एग्रीकल्चर की है। बिल्कुल। वो प्रोडक्ट मुझे बताइए कौन सा है जिसमें एग्रीकल्चर ना हो। टिम्बर में जाओगे तो एग्रीकल्चर, कपड़े में जाओगे तो एग्रीकल्चर, खाने में जाओगे तो एग्रीकल्चर। अब किसी भी सिस्टम में जाइए आपको एग्रीकल्चर मिलेगा। आजकल तो जो इथेनॉल बना रहे हैं, तेल बना रहे हैं, इथेनॉल बनाए, आप ऊर्जा का सेक्टर नया खुल ही गया। तो कितने सेक्टर खुल गए हैं, हमको काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। अगले 10-15 साल में आपको क्या लगता है सर, क्या भविष्य है जैविक खेती का हमारे देश में? आप किस दिशा में चाहते हैं कि देखिए, जिस तरीके से आवाज उठ रही है और जिस तरीके से मैं एक परिवर्तन होता हुआ देख रहा हूँ, तो हमारे जैसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, वहाँ पर मैं जिस तरीके से बड़े बड़े अधिकारी हैं, जैसे हमारे यहाँ अब आजकल जो बड़े अधिकारी हैं आदरणीय देवेश चतुर्वेदी जी हैं, उनसे पहले मनोज आहूजा जी, और उनके साथ में जॉइंट सेक्रेटरी मैंने पहले भी कई लोगों के साथ में काम किया है। मैंने देखा है कि उन सबके मन में एक मौलिक परिवर्तन की बात है कि आने वाले समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भरपूर भोजन भी हो और क्वालिटी का प्रोडक्शन हो, तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकें,
और हमारी खेती में बच्चों को रोजगार भी मिले, इंटरप्रेन्योरशिप भी हो। मतलब बहुआयामी दृष्टि से अब पूरा कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कई चीजें मैं देख रहा हूँ इंटीग्रेट होती हुई दिख रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 10, 12, 15 साल तो ज्यादा दूर की बात है, हो सकता है कि कोई बड़ी करवट पहले ही शुरू हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम अपना स्वरूप लेने में ज्यादा देर नहीं लगती। धीरे धीरे प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें एक मंच पर आती हैं, परेशानियां भी होती हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि जल्दी से जल्दी हम जैविक और प्राकृतिक खेती को ह्यूमनाइज करते हुए एक पूरे देश का एक परफेक्ट प्लान बनाएंगे, जिसमें समझने समझाने का कंटेंट, सीखने सिखाने का कंटेंट, करने कराने का कंटेंट पूरा साइंटिफिक हो, फिलोसफिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, ह्यूमैनिटी के आधार पर हो और प्रकृति की व्यवस्था के सिद्धांतों के आधार पर हो। ऐसा होगा तो भारत दुनिया का सबसे पहला देश होगा कि जो एग्रीकल्चर सर्कुलर इकोनॉमी के आधार पर दुनिया को समृद्धि का संदेश देगा। पूरी दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया को कर सकते हैं, पूरी दुनिया को इकोनॉमी का एक डाइवर्जन दे सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिकल पैराडाइम शिफ्ट होना इस समय बहुत जरूरी है। इकोनॉमी इस समय बाजार सेंट्रिक है, उत्पादक के फेवर में नहीं रहती, उपभोक्ता के फेवर में भी इसलिए रहती है, उसको राजनीतिक संरक्षण मिला रहता है। लेकिन मूल रूप में देखें तो उत्पादक से लेकर उपभोक्ता के बीच में जो भी असंतुलन पैदा हुआ, ये आर्थिक दृष्टि से हुआ है। इसलिए हमको प्रचलित अर्थशास्त्र को भी बदलने की जरूरत है। खेती में जैसे मानसिकता बदलने की जरूरत है, ऐसे अर्थशास्त्र बदलने की जरूरत है, संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन की जरूरत है, खेती के कानून व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है। इस तरीके से देश को एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में वर्तमान सरकार की बहुत ज्यादा जिज्ञासा इसमें है, उनकी प्रतिबद्धता भी दिखाई दे रही है। और मैं तो जो प्रतिक्रियाएं लोग करते हैं उनको भी ये कहता हूं कि वो भी एक बार जरूर इस पर विचार करें कि प्रकृति सबकी साझा है। इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, इसको धर्म दृष्टि से ना देखें, इसको किसी भी प्रकार की दृष्टि से ना देखें, ये जैसी है वैसा ही देखें। यदि इसको ऐसा ही देख लें तो बहुत बड़े रास्ते खुल जाएंगे। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है, आखिरी सवाल, अभी भी समय है, क्योंकि जो हम ग्लोबल वार्मिंग का बात करते हैं, सॉइल का डिग्रेडेशन का बात कर रहे हैं, उससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। जैसे कल पीपल बाबा से मैं बात कर रहा था, वो बोले थे कि काफ़ी देर हो गया, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूँ कि अभी भी हम जैविक खेती का इस्तेमाल करके प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हम प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर खेती करें, उसका नाम जैविक दें कि प्राकृतिक दें। ये बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ये मुद्दा प्रतिक्रिया का है ही नहीं। ये मुद्दा है कि हम राष्ट्रीय आर्थिक समृद्धि में खेती की भूमिका को सशक्त कैसे करें, मजबूत कैसे करें। अब इसमें सवाल उठता है कि देर है कि सवेर है। सवाल ये उठता है कि हम जिस दिन से भी मन में ठान लेते हैं उस दिन से देरी खत्म हो जाती है। इसके लिए देश को समीक्षा करना जरूरी है। यदि आज हम रासायनिक खेती के पूरे तरीकों को अपने में कमजोर सिद्ध कर लें, अपने में देख लें कि इससे कमजोरी पैदा हो रही है, तो हम जैविक खेती की तरफ मुड़ जाएंगे। हम समीक्षा ही नहीं कर रहे। अधिकांश लोग ये मानते हैं कि रासायनिक खेती चल रही है, ठीक चल रही है। हम जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं। ये जो साइंटिफिक सिस्टम में बहुत सारी चीजें प्रकृति के विरोध में चल रही है, इनको जो सही मान लिया गया है, ये एक बहुत बड़ा कांटा है। हम ये कह रहे हैं कि उससे ज्यादा उत्पादन करने के अवसर प्रकृति के साथ हैं। आप विविधता को अपनाइए, मोनोक्रॉपिंग को बंद करिए। क्या आपत्ति है? कौन से खाद्यान्न की कमी हो जाएगी? क्वालिटी प्रोडक्शन और बल्क में बढ़ जाएगा, मात्रा में बढ़ेगा, क्वालिटी में बढ़ेगा, डाइवर्सिटी में बढ़ेगा। लेकिन वो सारे व्यापार जो उस धंधे में है, केमिकल, पेस्टिसाइड, उससे हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो जाएगा। देखिए, धंधे तो अपने अपने हैं। धंधे को लेकर तो कानून बदले गए थे, कानून किसानों के हित में थे, धंधे फिर भी खड़े हुए। ये तो बंद नहीं होंगे ना। नासमझी के अंदर उभरे जो उभरते हुए धंधे हैं, उनको कौन रोकेगा? ये तो आदमी की खुद की मंशा है ना। हम ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन उठ रहे हैं, संवेदना तो अंदर है ही, पर ये संवेदना आवेश का रूप ना ले। इसके लिए भी भारत सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को मजबूत किया जाए। जैसे वर्तमान कृषि मंत्री हैं, वो व्यवहारिक और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने अभी जैसे वैज्ञानिकों को किसानों के पास तक भेजने का एक अभियान चलाया है, लेकिन ये अभियान बहुत छोटी पहल है। इसका पूरा स्वरूप ये है
कि हमको वैज्ञानिक को और किसान को बैठाकर प्रकृति के सिद्धांतों को समझना है। हमें खेती को व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है। हमको खेती के उत्पादन, प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण और मार्केटिंग को एक जगह इंटीग्रेट करना है। हमको जो नौजवान वैज्ञानिक हैं और बेरोजगार नौजवान हैं, उनको खेती में एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जोड़ना है। हमको अपनी खेती की दिशा धारा ही बदलनी है। यदि इस पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी क्या होगा कि मुलाकात तो होगी, लेकिन मुलाकात में चर्चाएं उन्हीं मुद्दों पर होंगी जो मुद्दा समस्या के हैं, समाधान के मुद्दों पर चर्चा नहीं है। तो हमारा इस ब्रॉडकास्ट के जरिए एक निवेदन है कि ये चीजें हमारे मंत्रालयों तक भी जाएं, कि जिनमें ये बात, जो प्रयोग सफल हुए हैं देश में, मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जिसने ऐसे प्रयोग किए। अनेक किसान हैं जो पूरे देश में बड़ी शिद्दत के साथ लगे हैं। उन सबके साथ में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या अच्छा हो सकता है, उन सबको जोड़कर एक बड़ा मंच बनाया जाए। मंच का मतलब राजनीति ना हो, उसमें कोई पद ना हो, उसमें कोई किसी की महत्वाकांक्षा को पनपने का कोई जगह ना हो, उसमें केवल राष्ट्र सर्वोपरि। हम खेती में परिवर्तन के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। खेती अभियान का रूप कैसे लेगी? इसका मतलब क्या है? जिस तर्ज पर हमने रासायनिक खेती की थी, हरित क्रांति हमने किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी, मिलकर सबने की थी, पूरे देश ने किया था। ऐसे ही हमको जैविक क्रांति भी मिलकर ही करनी होगी। बिल्कुल। ये यदि मिलकर नहीं होगी तो सवाल उठते ही रहेंगे। सर, आपको एक मैं नया ट्रेडिशन स्टार्ट किया, सारे गेस्ट से पूछता हूँ, मुझे एक अगर सलाह देना है तो आप क्या सलाह देंगे? और दूसरा, आपके अनुसार हमारे पॉडकास्ट पे एक और किस मेहमान को बुलाना चाहिए? देखिए, मैं इसमें एक निवेदन करूंगा कि एक तो आप मेरी तरफ से संदेश दें कि करने से पहले समझने की जरूरत है। ये मौलिक सिद्धांत है, क्योंकि आदमी की जो श्रेष्ठता है वो समझकर जीना है। जो हम देखा देखी करते हैं, करने ना करने पर ज्यादा जोर देते हैं, इससे कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं होती। तो हमने जो पूरे एक प्राकृतिक सिद्धांत और नियमों को देखा है, उसमें सीधी बात है कि मनुष्य समझ कर ही करे तो सफल होगा। ये तो एक मौलिक सिद्धांत है, किसानों के लिए भी और पूरे देशवासियों के लिए। अब मुझसे पूछ रहे हैं आगामी किस आदमी को हम इस तरीके के कार्यक्रम में लाएं। देखिए, किसी भी भले किसान को ले आए। मैं व्यक्तिगत तरीके से कई हजार किसानों को जानता हूं। जैसे अभी आपने पीपल बाबा का नाम लिया था, वो आप मेरे कहने से नहीं पहुंचे थे उनके साथ, लेकिन उनकी सरलता, उनकी बात करने का तरीका, उनका एकदम पिन पॉइंट किसी बात को टारगेट करने का तरीका एकदम दूसरे लोगों को अस्वीकार होता है। हमारी भी कई मुलाकात हैं, हम उनको स्वीकार करते हैं। ऐसे ही मौलिक प्रवृत्ति के लोग जो कहीं जैविक और प्राकृतिक में विरोध नहीं करते हैं, प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जो किसानों के प्रति निष्ठा से काम करना चाहते हैं, जो पॉलिसी में काम करना चाहते हैं, ऐसे वो वैज्ञानिक, ऐसे वो उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारी, उन सबको जरूर लाएंगे। और मैं इस समय आपसे निवेदन करूंगा कि इस समय DGICR श्री मांगी लाल जाट जी, वह भी भारतीय अनुसंधान, कृषि अनुसंधान परिषद के DG बने, महानिदेशक। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, कृषि मंत्री बहुत सुलझे हुए व्यक्ति। उनके साथ में इन मुद्दों पर बात की जाए। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के, वो उनका नाम है देवेश चतुर्वेदी, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आप मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं व्यक्तिगत तरीके से इन लोगों के नाम ले रहा हूं। इनके साथ साथ में देश में बहुत और अच्छे लोग हैं जो बहुत संतुलित भाषा में ग्राम विकास की और कृषि नीतियों को देखते हैं। मैंने देखा उत्तर प्रदेश सरकार से एक सज्जन रिटायर हुए हैं, अभी उनका नाम है प्रभा शंकर ओझा। वो गांव के बारे में बहुत चिंता करते हैं। गांव में जड़ी बूटियों की खेती, गंगा बेसिन वृक्षमाला परियोजना, इस तरीके के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार को दिए। नदियों के तट पर खेती कैसे होगी, किस तरीके के कार्यक्रम हो। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को आप कहीं लिख सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे भी कई साथी हैं जो इस दिशा में अच्छे प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अब कभी बुंदेलखंड की तरफ आप जाना चाहें तो बुंदेलखंड में बांदा के पास में
प्रेम सिंह करके मेरे मित्र हैं, वो रहते हैं, वो उनके अपने वही बगिया में रहते हैं और वो आवर्तनशील खेती पर चर्चा करते हैं। तो आवर्तनशील खेती से भी किस प्रकार से हम उसके प्रकृति की सिद्धांतों को, तात्विक संरचना को, किसानों को किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को भी आगे लाने की जरूरत है। ऐसे ही गुजरात में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बात है, जब कभी आप कहेंगे तो मैं बहुत सारे लोगों की सूची भी आपको दे दूंगा। और बहुत सारे लोग तो YouTube पर बहुत सारी अच्छी अच्छी बात करते ही रहते हैं, उनके साथ में बात करिए। पर मेरा निवेदन यही है कि हम प्रतिक्रियाओं से बचें, विरोध से बचें। राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप कैसे खड़ा हो, भारत सरकार की, वर्तमान भारत सरकार की जो जिज्ञासाएं हैं, जो प्रतिबद्धताएं हैं, वो संकल्प के रूप में कैसे साकार हों, इन सभी की बातों के साथ में मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। शुक्रिया सर आपके समय के लिए। एंड मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये ऑनर है और मौका है कि एक पद्मश्री, और पद्मश्री से ज़्यादा भी 40-50 साल का अनुभव, पद्मश्री एक रिस्पेक्ट तो होता है लेकिन अनुभव का रिप्लेसमेंट कुछ नहीं होता है सर। 40-50 साल का आपका जो अनुभव है वो आप आज हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर पाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस सही दिशा में, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी जैविक खेती को आगे बढ़ाए। प्रणाम सर, शुक्रिया।